शहर से दूर, जहां सड़क खत्म हो जाती थी और घना जंगल शुरू होता था, वहीं एक पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के ठीक किनारे एक टूटी-फूटी सी झोपड़ी खड़ी थी। लोग कहते थे, जो भी उस झोपड़ी में गया, वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। झोपड़ी में रहने वाले दो लोग। उस झोपड़ी में दो लोग रहते थे, रघु और मोहन। रघु लगभग 40 साल का था। उसकी आंखों में हमेशा डर और पछतावे की छाया रहती थी। मोहन उससे छोटा, चुपचाप रहने वाला, हमेशा कुछ सोचता हुआ। दिन में दोनों बिल्कुल सामान्य लगते थे। लकड़ी काटते, कभी-कभी गांव जाकर सामान ले आते। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। पहली डरावनी रात। एक रात तेज हवा चल रही थी। कब्रिस्तान की टूटी कब्रों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई मिट्टी कुरेद रहा हो। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, रघु, आज फिर वही आवाजें आ रही हैं। रघु ने धीमे स्वर में जवाब दिया, चुप रह, अगर उसने सुन लिया तो आज कोई नहीं बचेगा। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। धप, धप, धप। दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। टुक, टुक, टुक। मोहन का शरीर पसीने से भीग गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? रघु ने कांपते हाथों से दिया बुझा दिया। कोई नहीं, जो दरवाजा खटखटाता है वो इंसान नहीं होता। कब्रिस्तान का सच। कई साल पहले इसी कब्रिस्तान में 12 लोगों की एक साथ हत्या हुई थी। उनके शव बिना अंतिम संस्कार के ही यहीं दफना दिए गए। रघु और मोहन उसी घटना के इकलौते गवाह थे, लेकिन उन्होंने सच नहीं बताया। डर के कारण या लालच के कारण। कहते हैं मरे हुए लोग इंसाफ मांगते हैं। आवाजें और साए। अब हर रात झोपड़ी के चारों ओर साए घूमते। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी बच्चे की हंसी, कभी किसी बूढ़े की कराह। एक रात मोहन ने खिड़की से झांका। उसे कब्रिस्तान में एक अधजली लाश खड़ी दिखी। आंखें पूरी तरह काली, मुंह से कीड़े निकल रहे थे। लाश ने गर्दन मोड़कर कहा, मोहन, हमारी गवाही कब दोगे? मोहन चीख पड़ा, रघु का राज। डर के मारे मोहन ने रघु से सब कुछ पूछ लिया। तब रघु टूट गया। उसने बताया, मोहन, उन 12 लोगों को मैंने ही मरवाया था। मैंने सोचा था अगर लाशों के पास रहूंगा तो आत्माएं डर जाएंगी, लेकिन आत्माएं डरती नहीं थीं, वो इंतजार कर रही थीं। आखिरी रात। उस रात कब्रिस्तान की सारी कब्रें अपने आप खुल गईं। झोपड़ी की दीवारों से खून टपकने लगा। दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगा। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। अचानक दरवाजा टूट गया। 12 सड़े गले चेहरे अंदर आ गए। एक आवाज गूंजी, अब गवाही नहीं, सजा मिलेगी। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले झोपड़ी तक पहुंचे। अंदर मोहन की लाश जमीन पर पड़ी थी, आंखें खुली, मुंह डर से फटा हुआ। और रघु, वो कब्रिस्तान की सबसे नई कब्र में दफन था। उसकी कब्र पर लिखा था, यहां वही सोता है जो मरे हुओं से भी झूठ बोल गया। आज भी रात को उस कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले कहते हैं, 2 परछाइयां झोपड़ी में बैठी अब भी बातें करती हैं। और अगर आप ध्यान से सुने तो कोई धीमे से कहता है, सच हमेशा जमीन के नीचे से बाहर आ ही जाता है। वो जगह जहां हवा भी डर कर चलती थी। जिस कब्रिस्तान के किनारे वो झोपड़ी थी, वहां दिन में भी धूप अजीब लगती थी। पेड़ों की छायाएं टेढ़ी मेढ़ी होकर जमीन पर ऐसे गिरती थीं जैसे किसी ने फांसी पर लटके लोगों की परछाइयां टांग दी हों। गांव वाले उस रास्ते से गुजरते समय सांस रोक लेते थे। किसी माँ ने कभी अपने बच्चे को उधर नहीं जाने दिया, क्योंकि लोग कहते थे, वहां रहने वाले 2 लोग असल में इंसानों के बीच रहते हुए भी मरे हुओं की दुनिया के हो चुके हैं। झोपड़ी के अंदर की सच्चाई। झोपड़ी बाहर से छोटी दिखती थी, लेकिन अंदर जाने वाला कहता था, ये अंदर से बड़ी क्यों लग रही है? रात के समय झोपड़ी के अंदर की दीवारें धीरे धीरे हिलती थीं, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रघु और मोहन अब ठीक से सो नहीं पाते थे। नींद आती भी तो भयानक सपनों के साथ। मोहन रोज एक ही सपना देखता। वो खुद एक कब्र में पड़ा है और ऊपर से मिट्टी डालते हुए 12 लोग हंस रहे हैं। पहली आत्मा का प्रवेश। एक अमावस्या की रात
जब चांद बिल्कुल नहीं था, झोपड़ी का दिया अपने आप बुझ गया। अचानक अंदर ठंडी हवा भर गई। मोहन ने महसूस किया कोई उसके पीछे खड़ा है। धीमी सड़ी हुई आवाज आई, हम यहां हैं। मोहन पलटा। वहां एक औरत खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ, बाल झड़ चुके, गोद में एक मरा हुआ बच्चा। औरत बोली, तुमने हमें मिट्टी में दफनाया, पर सच को दफना नहीं पाए। मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। रघु का पागलपन। अब रघु पूरी तरह बदल चुका था। वो रात रात भर कब्रिस्तान में बैठकर कब्रों से बातें करता। कभी हंसता, कभी रोता, कभी जमीन खोदने लगता। एक रात उसने मोहन से कहा, अगर मैं कब्र खोद दूं तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? मोहन ने चीख कर कहा, नहीं रघु, सच बताना पड़ेगा। रघु की आंखें लाल हो गईं। सच? सच बोलते ही वो मुझे जिंदा जला देंगे। गांव का लड़का जो सब देख गया। एक दिन गांव का एक लड़का राजू गलती से कब्रिस्तान की तरफ चला गया। उसने देखा झोपड़ी के बाहर 12 परछाइयां खड़ी थीं, लेकिन झोपड़ी के अंदर सिर्फ एक ही इंसान सांस ले रहा था। राजू डर कर भागा और बेहोश हो गया। जब होश आया, उसकी जुबान हिल नहीं रही थी। 3 दिन बाद वो सिर्फ इतना बोल पाया, वो लोग जिंदा नहीं थे। खून की रात। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अचानक झोपड़ी की छत से कब्र की मिट्टी गिरने लगी। दीवारों पर उभरे चेहरे बोलने लगे, अब समय पूरा हुआ। मोहन चिल्लाया, मैं गवाही दूंगा, मैं सब बता दूंगा। तभी रघु ने कुल्हाड़ी उठा ली, अगर तू बोला तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। लेकिन कुल्हाड़ी हवा में ही रुक गई। किसी अदृश्य ताकत ने रघु को ऊपर उठा लिया। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आई, कड़क कड़क, और एक आवाज गूंजी, अब तू हमारी जमीन का हिस्सा बनेगा। अंत नहीं, शुरुआत। सुबह गांव वाले पहुंचे, झोपड़ी गायब थी। उसकी जगह 13 कब्रें थीं, और सबसे डरावनी बात, उन कब्रों के पास 2 परछाइयां बैठी थीं। एक बोली, अब यहां और लोग आएंगे। दूसरी हंसी, सच दबाने वाले कभी कम नहीं होते। आज भी अमावस्या की रात अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो उसे झोपड़ी दिखती है जिसमें 2 लोग बैठे होते हैं, और अगर आप रुक गए तो अगली सुबह आपकी कब्र वहीं बन चुकी होती है। झोपड़ी गायब हो चुकी थी। 13 कब्रें थीं। लेकिन गांव वालों ने एक बात नोटिस की, हर सुबह उन कब्रों की संख्या बदल जाती थी। कभी 13, कभी 14, कभी 15। कोई नई मिट्टी डालता था, लेकिन कोई इंसान नहीं दिखता था। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कब्रिस्तान अब भूखा है। रात 2:17 पर, हर रात ठीक 2:17 पर पूरे इलाके में कुत्ते एक साथ रोने लगते। फिर अचानक सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में चलने की आवाज आती, धप धप धप। लेकिन पैरों के निशान कब्रों से बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ जाते थे। नहीं झोपड़ी। एक हफ्ते बाद कब्रिस्तान के किनारे फिर से वही झोपड़ी खड़ी थी। लकड़ी वही, दरवाजा वही, खिड़की वही। लेकिन इस बार झोपड़ी के अंदर कोई इंसान नहीं रहता था। फिर भी रात को अंदर से बातें आती थीं। 2 आवाजें। पहली फुसफुसाती, आज कौन आएगा? दूसरी हंसती, जो डर कर रुका वही। गांव की औरत शारदा। शारदा अपने पति को ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान तक पहुंच गई। उसने देखा झोपड़ी के अंदर उसका पति बैठा था। वो दौड़कर अंदर गई। आप यहां कैसे? वाक्य पूरा नहीं हुआ। अंदर उसका पति पीठ के बल बैठा था, लेकिन उसका चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। आंखें काली। मुंह से आवाज आई, अब मैं यहां का हूं। शारदा चीखी। सुबह शारदा की लाश मिली, लेकिन उसका पति कभी नहीं मिला। उसके नाम की एक नई कब्र बन चुकी थी। कब्रिस्तान का नियम अब साफ हो गया। जो भी रात को रुका, पीछे मुड़कर देखा या डर के कारण चुप रहा, वो लौटता नहीं था। उसकी जगह एक नई कब्र बनती थी और उसकी आत्मा झोपड़ी में बैठ जाती थी।
मोहन की वापसी। एक अमावस्या की रात झोपड़ी का दरवाजा खुला। अंदर से मोहन बाहर आया, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसकी आंखें खाली थीं। उसने गांव की तरफ देखकर कहा, मैं सच बोलना चाहता था, अब मैं खुद सच बन चुका हूं। फिर वो धीरे धीरे कब्रिस्तान की मिट्टी में घुल गया। असली सच जो कभी नहीं बताया गया। वे 12 लोग सिर्फ मारे नहीं गए थे, उन्हें जिंदा दफनाया गया था। और मरते वक्त उन्होंने एक ही बात कही कि जो भी हमारा सच छुपाएगा वो हमारी जगह लेगा। रघु ने छुपाया, मोहन चुप रहा, गांव वाले डरते रहे और कब्रिस्तान एक एक करके सबको लेता गया। आखिरी चेतावनी, अगर आप कभी किसी सुनसान कब्रिस्तान के पास झोपड़ी देखें, अंदर से 2 लोगों की बातें सुने और आपको लगे कि कोई नहीं है, तो याद रखिए आप तीसरे बनने वाले हैं, क्योंकि झोपड़ी खाली नहीं होती, वो बस अपना अगला रहने वाला ढूंढ रही होती है। रात अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। कब्रिस्तान में हवा भी जैसे सांस लेना भूल गई थी। झोपड़ी के अंदर बैठे रामू और शिवा को अचानक नीचे से कुछ खुरचने की आवाज आई। खर्र खर्र। शिवा कांपते हुए बोला, रामू, ये आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। रामू ने दिया जमीन पर रखा। तभी जमीन अपने आप धंसने लगी। धड़ाम। झोपड़ी के फर्श का एक हिस्सा टूट गया। नीचे एक सीढ़ी दिखी, पुरानी, काली और खून जैसे दागों से भरी हुई। तभी वही बूढ़ी औरत की आवाज फिर गूंजी, नीचे आओ, सच देखना है तो। शिवा चिल्लाया, नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन उनके पैर अपने आप चल पड़े, जैसे किसी ने उन्हें काबू कर लिया हो। नीचे का कमरा। सीढ़ियों के नीचे एक गोल कमरा था। दीवारों पर लाशों के हाथों के निशान, छत से लटकती जंजीरें और बीच में एक काला पत्थर जिस पर किसी का नाम लिखा था, रामू। रामू की आंखें फैल गईं। मेरा नाम यहां कैसे? तभी पत्थर से खून टपकने लगा और उस खून से एक आकृति बनने लगी। वही बूढ़ी औरत, लेकिन अब उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खुला हुआ मुंह, और मुंह के अंदर रामू और शिवा जैसे कई चेहरे। उसने कहा, तुम दोनों पहले नहीं हो, इस झोपड़ी में जो आता है यहीं का हो जाता है। भयानक सच। शिवा रोते हुए बोला, हमने क्या किया है? औरत हंसी, ऐसी हंसी कि दीवारें कांपने लगीं। सालों पहले इस झोपड़ी में 2 दोस्त रहते थे, उन्होंने मुझे जिंदा दफन किया था। अचानक जमीन से हड्डियों वाले हाथ निकल आए और दोनों के पैर पकड़ लिए। रामू चिल्लाया, भागो शिवा! लेकिन तभी कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में बस एक आखिरी आवाज गूंजी, अब अगली रात कोई और यहां आएगा।